रात के करीब 12:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक 13 साल का बालक, उसकी अचानक से आंख खुल जाती हैं। दरअसल घर के अंदर से उसे तरह तरह की आवाज़ें आ रही थीं। उन आवाज़ों को सुनने के बाद उस बालक ने वहां जाकर जो अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर वो सन्न रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता कर पाता, तुरंत ही उस पर हमला होता है और उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर की ये पहली शुरुआत थी और धीरे धीरे करके 4 कत्ल हो जाते हैं। जब चौथा कत्ल हो रहा था, यहीं से कुछ दिशा बदल जाती है और कातिल का भी कत्ल हो जाता है, यानी कि जो लगातार कत्ल कर रहा था वो भी मारा जाता है। इस कहानी की गूंज जब उस इलाके में, उस जिले में फैल जाती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने जो घटनाक्रम का खुलासा किया, ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने कोई चाल चली है, लेकिन पुलिस का भी दावा था कि ये कोई चाल नहीं है, बल्कि ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है भिंड, और भिंड जिले की एक कोतवाली है, शहर कोतवाली, जिसका ही एक इलाका है वीरेंद्र नगर। यहीं की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 14 मई 2016 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास एक 12 साल का बालक, जिसका नाम नीलेश शर्मा उर्फ बेटू होता है, वो जाता है अपनी मौसी के घर की तरफ, क्योंकि 2-4 घर छोड़ने के बाद उसकी मौसी का घर आ जाता है और मुख्य द्वार का ताला लगा हुआ था, जो कभी लगता नहीं था। वो बालक थोड़ा परेशान हो जाता है, काफ़ी आवाज़ें लगाता है, लेकिन आवाज़ लगाने के बाद भी घर से किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब मुख्य द्वार का ताला लगा होने के बावजूद भी वो बालक छत पे चढ़ जाता है और छत पे से जाकर ये झांकने की कोशिश कर रहा था कि घर में कोई है कि नहीं है। उसने जो अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर वो सन्न रह जाता है। घर के अंदर कई लाशें पड़ी हुई थीं और इधर उधर ब्लड फैला हुआ था। दौड़ते हुए अपनी दादा के पास जाता है, जाकर बताता है कि मौसी के साथ तो कुछ हो गया है और वहाँ भैया और दीदी के साथ भी कुछ हुआ है। अब देखते ही देखते पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। देखते ही देखते भारी संख्या में लोग जुट जाते हैं। साथ ही अब एसपी नवनीत भसीन, साथ ही इस शहर कोतवाली की जो एसएचओ होते हैं आसिफ मिर्ज़ा बेग, वो अपनी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद जब देखते हैं तो देखने के बाद पता चलता है कि इस घर में एक विधवा महिला है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास। नाम उसका रीना शुक्ला होता है। रीना शुक्ला, उसकी बेटी जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है, छवि, और उसकी रीना की जेठ की बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। एक उसकी और भतीजी होती है जिसका नाम होता है अंबिका, और भतीजा होता है गोलू। ये कुल मिलाकर 13, 14, 16 और 10 साल तक के बालक होते हैं। 4 बालक थे, एक महिला की घर के अंदर से लाश निकलना, ये इस तरह से मौत होना, ये अपना आप में एक चर्चा का विषय बन जाता है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि पूरे घर का सामान इधर से उधर फैला हुआ था, और प्रथम दृष्टया पुलिस को ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या रात इस घर के अंदर डकैत आते हैं, डकैती करने के दौरान ही इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से खंगाला तो ऐसा कोई बड़ा सामान घर से नहीं गया था जिसके आधार पर ये कह सकें कि पहले डकैती पड़ती है या लूट होती है, उसके बाद ये 5 हत्याएं हो जाती हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और पुलिस ने 24 घंटे के अंतराल में ही गोविंदपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर होता है, उसको हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने जब उसको हिरासत में लिया था तो तभी पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, दबाव बन रहा था कि आखिरकार जो पूरा हत्याकांड है, क्या है हत्याकांड। हर कोई इस हत्याकांड के बारे में जानना चाहता था, इस हत्याकांड के बारे में समझना चाहता था। अब अखबारों में अगले दिन लगा जो खबर छपती है, साथ ही पुलिस ने जो कहानी बताई थी, वो कहानी इस तरह से थी। दरअसल इस घर में जो रीना शुक्ला नाम की महिला होती है, जिसके पति का 2014 में किसी बीमारी के चलते निधन हो जाता है, उसकी एक बेटी होती है, और उसी दिन जिस दिन ये घटना होती है उसका एक भतीजा, भतीजी और जेठ की लड़की, ये 4 बच्चे भी होते हैं। अब वो अपने घर पर मौजूद थी, तभी इस जो व्यक्ति को पकड़ा गया था, उस व्यक्ति से जो पुलिस ने कहानी जानने की कोशिश की कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है। तब नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर ने जो कहानी सुनाई वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली कहानी होती है। दरअसल वो बताता है कि इन्हीं की, यानी कि रीना शुक्ला के घर पर एक किराएदार रहती थी, इसका नाम रोली भदौरिया होता है। वो उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करता था। उसकी उम्र उस वक्त थी लगभग 24 साल के आसपास, और इस महिला की उम्र थी लगभग 32 साल के आसपास या 31 साल के आसपास। अब वो घर पर आया करता था तो महिला उससे हालचाल पूछा करती थी। हालचाल पूछने पाछने में ही कब दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, उन दोनों को पता ही नहीं चलता। लेकिन इस विधवा महिला को
और इस दोनों की जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो ये लगातार फ़ोन पे बातें किया करते थे। 2 महीने में ही बताया जाता है कि 300 से ज़्यादा बार दोनों ने आपस में 2 अलग अलग नंबरों पर बातचीत की थी। इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो सकती है? अब बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था। रात को उसको इशारा मिला करता था और ये जो शिक्षक होता है, जो ट्यूशन टीचर होता है, जिसका नाम अंकुर उर्फ नीतीश दीक्षित होता है, वो आ जाया करता था। दरअसल उसने नर्सिंग का भी कोर्स कर रखा था और वो रीना को लाकर कुछ दवाइयाँ दे दिया करता था। वो दवाइयाँ अपने बच्चों को, अपने भतीजे को दे दिया करती थी ताकि बच्चे आराम से इत्मीनान से सो जाएं और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। जितना वक्त ये चाहें उतना वक्त ये अपने साथ एक दूसरे साथ बिता सकें। लेकिन 13-14 मई 2016 की उस रात में, उस दिन लड़कियों ने तो दवाई खाई थी नींद की, लेकिन उस लड़के पर शायद उतना असर उस दवाई का हुआ नहीं था जितना हर बार हुआ करता था। अब जैसे ही रात में 12:30-1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, इसी बीच में जो लड़का होता है गोलू की आंखें खुल जाती हैं और गोलू की जैसी आंख खुलती हैं तो घर से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। उसने जो झांक कर देखा तो उसकी बुआ किसी व्यक्ति के साथ अवैध रूप से संबंध बना रही थी। वो गलत स्थिति में थी। उस गलत स्थिति को देखने के बाद, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, तभी रीना और उसके जो प्रेमी होता है, जिसका नाम नीतीश दीक्षित होता है, दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, क्यों ना इस गोलू को मार दिया जाए। उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वो चीखे और चिल्लाए ना, इसलिए उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया जाता है और चाकू से उसको गोद दिया जाता है। जब वो मर जाता है, इसी बीच में उसके शोर शराबे को सुनने के बाद पहले अंबिका जाग जाती है, फिर महिमा जाग जाती है। जैसे क्या गोलू को मारा गया था, ठीक वैसे ही अंबिका और महिमा को भी मार दिया जाता है। चाकू से उसको बुरी तरह से गोद दिया काट दिया जाता है। इसी बीच में जो इनकी बेटी होती है छवि की भी आँख खुल जाती है, यानी कि रीना की इकलौती बेटी थी छवि, जब उसकी भी आँख खुल जाती है, वो आती है। तो अब उस कातिल ने, जिसका नाम होता है नीतीश दीक्षित ने जब छवि को मारने की कोशिश की तो रीना ने उसको रोकने का प्रयास किया। उसने कहा कि तुम इसे क्यों मार रहे हो? तभी वो कहता है कि इसको भी मारना ज़रूरी है, यदि हमने इसको नहीं मारा तो पुलिस हम दोनों को पकड़ लेगी, इसलिए इसको मारना ही पड़ेगा। आखिरकार जब छवि की मौत हो जाती है तब रीना शुक्ला को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, और जब रीना शुक्ला को अफसोस हो रहा था तब जो ये अंकुर होता है, अंकुर को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि ये 4 कत्ल हो ही गए हैं, कहीं पुलिस पकड़ लेगी और पकड़ेगी तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए जेल भेज सकती है। तभी उसने आखिरी जो अपनी आंखों से देख रहा था, जो अब तक 4 कत्ल कराने में पूरी मदद कर रहा था, यानी कि रीना शुक्ला, वो उसको भी उसी तरह से मार देता है जिस तरह से गोलू, महिमा, अंबिका और छवि को उसने मार डाला था। हत्या करने के बाद वो घर के अंदर रुकता है करीब 1 से 1.5 घंटा और कुछ इस तरह से सामानों को इधर से उधर फेंक रहा था जिससे पुलिस को या परिवार के लोगों को लगे कि घटना लूट की हुई है या डकैती की घटना हुई है, और विरोध के चलते 1-2 नहीं बल्कि 5 की हत्या हो जाती है। महिला सहित 5 बालकों की जब हत्या हो जाती है तो कुछ इसी तरह से उसने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद यहाँ से सीधा अपने गोविंदपुर पहुँच जाता है, जो मोहल्ला होता है। लेकिन पुलिस ने जब कॉल डिटेल इस महिला की निकाली तो कॉल डिटेल निकालने के बाद इससे पता चलता है कि इसके संबंध कुछ ज़्यादा थे। फिर पुलिस ने जो यहाँ फॉरेंसिक टीम आती है, फॉरेंसिक टीम आने के बाद जब इस घर से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी तो घर के अंदर ही रखे हुए एक गिलास पर इस लड़के यानी कि अंकुर उर्फ नीतीश दीक्षित के फिंगरप्रिंट भी पाए जाते हैं। साथ ही इस महिला के जो वेजाइनल स्लाइड था और इस लड़के के जो अंडरवियर पर कुछ निशान थे, उन दोनों का जब डीएनए सैंपल लिया जाता है तो पुलिस का दावा है कि वो सैंपल भी मैच कर जाता है, वो डीएनए सैंपल मैच कर जाता है। साथ ही उस लड़के की निशानदेही के आधार पर वो चाकू भी बरामद कर लिया जाता है। 5 कत्ल करने वाले उस आरोपी जो शिक्षक होता है, जो ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को और ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, और उसकी अभी ज़िंदगी अभी कुछ भी नहीं थी। बताया जाता है कि 24-25 साल के आसपास की उसकी उम्र होती है और उसने 1-2 नहीं 5 कत्ल कर देता है। पुलिस जब उस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो परिवार के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। परिवार के लोगों ने कहा कि हमारी बेटी को के चरित्र का हनन किया गया है, उसके साथ गलत किया गया है और हम इसकी अपील करेंगे उच्च कोर्ट में। इस तरह की बात आती है। हालांकि पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा किया। खुलासा करने के बाद लगभग 34 महीने का वक्त लगा, और जब ये मामला अदालत में पहुंचता है, पूरी चार्जशीट लगने के बाद अदालत में सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद जज साहब के पास जब बात पहुंचती है तो जज साहब जो होते हैं ML राठौर, वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अवैध संबंधों की जब पोल खुल जाती है वो 1-2 नहीं 5 हत्याएं कर देता है। यदि ऐसा व्यक्ति समाज में इस तरह से खुलेआम घूमेगा तो वो दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाती है और फांसी के फंदे पर इस व्यक्ति को तब तक लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाएं।
अब आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है, क्योंकि इस जो कातिल है जिसका नाम नीतीश दीक्षित है उसको अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के यहाँ अभी बहुत सारे चांस मिलेंगे। अब चांस मिलने के बाद क्या उसकी जो फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी या फिर उसे किसी और सज़ा में तब्दील कर दिया जाएगा, इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कानून के हिसाब से उसको बचने के लिए कई चांस हैं। उधर घर वालों को इस पुलिस की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। घर वालों ने भी कहा कि हमारे परिवार की बेटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, इसलिए हम जहाँ तक भी लड़ सकते हैं हम न्याय के लिए आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि पुलिस का दावा यह था कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और सबूत के आधार पर ही इस घटनाक्रम का खुलासा किया गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते बाड़मेर के रहने वाले हैं कंचन दहिया और जम्मू के रहने वाले हैं कमलेश भगत। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राहुल गौतम, दाऊद खान, नवाजिश खान, राज नारायण अवस्थी, बबीता मीणा, शैलेश चौहान, मोनू वर्मा, राजू कश्यप, आलम सैफी, राजवीर सिंह पोसवाल, महेंद्र सिंह, आमिर खान, नीरज कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।